हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। क्या देखने वाले हैं प्यारे साथियों? क्लास 12th का बायोलॉजी। ये हमारा पहला लेक्चर है और डेली फ्री में हमारे इस चैनल पर क्लासेस उपलब्ध रहेगी। आप सब चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। डेली आपको हमारे इसी चैनल पे क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, क्लास 12th का जो बायोलॉजी यानी कि जो जीव विज्ञान है उसको हम यहाँ पर आप सभी को इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो जो हमारा क्या बायोलॉजी है प्यारे साथियों, उसका पहला चैप्टर क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। और सभी प्यारे साथी ध्यान दें कि जो प्यारे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का क्या बायोलॉजी। ठीक है, तो ये हम क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। चलिए, तो आप सब अब क्लास 12th में आ गए हैं, यानी क्लास 11 से क्लास 12th में। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? साइंस। ठीक है, विज्ञान क्या है? तो विज्ञान को हम इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। तो आप सब जानते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की परिभाषा क्या है? तो जिसमें, याद रखना, क्या हो? जिसमें विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, जिसमें क्या हो? विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, उसे विज्ञान कहते हैं। जैसे आज मोबाइल से आप पढ़ पा रहे हो, आज डिजिटल बोर्ड जो पढ़ाए जा रहे हैं, जो आज क्या, जो आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो आप घर बैठे या आपके घर पे कोई भी है चीज़ जो ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन आ रहा है, ये सब क्या है? ये सब टेक्नोलॉजी की देन है, विज्ञान यानी साइंस का देन है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जिसमें क्या हो? विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब उल्टी सीधी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हो कि हम कपड़ा सी दिए, ये विज्ञान है। ये विज्ञान नहीं है, ये नहीं है। टेक्नोलॉजी की चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप सिलाई मशीन बना रहे हो, वो टेक्नोलॉजी है, तो वो विज्ञान है। अब आप कपड़ा सिल दे रहे हो, ये सब विज्ञान में नहीं आता। तो इसीलिए हमने लिखा है विशेष ज्ञान हो। कैसा हो? विशेष ज्ञान हो। ठीक है, विशेष मतलब कोई चीज़ व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे देखिए, आप सब लाइन में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो स्कूल में लाइन से रहते हैं ना, तो वैसे व्यवस्थित क्रम से जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए विज्ञान में। उल्टी सीधे चीज़ें नहीं मानी जाएंगी, विज्ञान की देन है। ठीक है, विज्ञान की देन जो क्या होंगी? जो व्यवस्थित होंगी, जो सही होंगी, जिसे पता करा जाएगा, वो सिद्ध होगा कि हाँ ये चीज़ सही है, वही विज्ञान का देन होगा, वही विज्ञान माना जाएगा। तो ये आप बात समझ गए। अब प्यारे साथियों, विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। कितने? विज्ञान के 3 प्रकार हैं। यह कह सकते हो विज्ञान की 3 शाखा होती है। कौन कौन सी? तो आप सब जानते हो, पहला हमारा क्या है? जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। फिर दूसरा क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। और तीसरा है हमारा क्या? रसायन विज्ञान। देखिए, इसके पहले हमारी बेसिक क्लासेस नाम से हमारे चैनल पे उपलब्ध है। अगर आप सब देखना चाहते हैं, विज्ञान साइंस के बारे में बेसिक क्लासेस हमने दिया है। चलिए, कोई बात नहीं, आप सब नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम थोड़ी चीज़ें बता दे रहे हैं फिर से, क्योंकि हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देंगे। ठीक है, अब बेसिक चीज़ें क्यों बता रहे हैं? जैसे देखिए, घर बनता है तो घर की नींव जितनी मजबूत होगी उतना ज़्यादा मजबूत घर बनेगा। तो वही यहाँ भी हमने ये चीज़ रखा है कि जितना आपकी बेसिक चीज़ें विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में क्लियर रहेगा, उतना बढ़िया हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे। तो चलिए देख लीजिए, पहले जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तीसरा हमारा क्या है? रासायनिक विज्ञान। ये विज्ञान के 3 क्या है? टाइप है, प्रकार है।
अब आप सब जानते हो जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हैं, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स बोलते हैं, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री बोलते हैं। अब पूछ लीजिए विज्ञान के जनक कौन है, तो सभी जानते हैं विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। फिर रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो लेवोशियर हैं। लेवोशियर हैं, ठीक है। फिर पूछ लिया जाए भौतिक विज्ञान के जनक, तो बता देंगे न्यूटन है। और जीव विज्ञान के जनक तो आप सब जानते ही अरस्तु जी ही है, ठीक है। कौन है? अरस्तु जी ही हैं, ठीक है। ये सब क्या है? जनक हैं, या जिसे हम दूसरे शब्दों में पिता बोलते हैं। शब्द दो हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही है। अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अब जीव विज्ञान के क्या हैं? दो पार्ट हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के दो भाग हैं, दो पार्ट हैं। कौन कौन से? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और क्या? जंतु विज्ञान, ठीक है। इतना आप सब जानते हैं। अब विज्ञान जान गए क्या है। अब जीव विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाए उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे हम हो गए, आप हो गए, सब जीवो तो हैं, पेड़ पौधे सब कितने हैं, सब जो चीज़ें सजीव हैं, जीव हैं, उसका अध्ययन जीव विज्ञान कहलाएगा। फिर क्या है? भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति यानी जो चीज़ें ब्रह्मांड में उपस्थित हैं उसका अध्ययन किया जाए उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायनों के भौतिक गुण या उनकी संरचना या संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो आप सब समझ गए, ठीक है। अब जैसे आप पंखा अगर बना ले रहे हो तो आप कहीं जाओगे, जब पंखा बना दोगे वो किसके अंतर्गत आएगा? वो फिजिक्स के, यानी कि आप साइंस में भौतिक विज्ञान पढ़े हो, फिजिक्स पढ़े हो, तभी तो आपको चीज़ें बनाना आ रही। आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हो यानी कि आप केमिस्ट्री पढ़े हो। आप किसी जीवों के बारे में, लीवर, किडनी, ये सब चीज़ों के बारे में बता रहे हो यानी कि आप बायोलॉजी पढ़े हो। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई। अब वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान ये क्या है? दो भाग हैं जीव विज्ञान के। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टिस हैं और जंतु विज्ञान के जनक आप सब कमेंट में बताएंगे, और नहीं बताएंगे तो हम अगली क्लास में बता देंगे। लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टिस जी हैं और जंतु विज्ञान का जनक आप बताओगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई। वनस्पति विज्ञान मतलब जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। जो पेड़ पौधे, जो प्लांट है, इनके बारे में जब पढ़ते हैं तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसे हम बॉटनी कहते हैं इंग्लिश में। अब जंतु विज्ञान मतलब जिसमें हम हो गए, आप हो गए, जंतु, हाथी, घोड़ा, ये सब चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा, वो जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है, यानी कि जूलॉजी उसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो इतना आप जान गए। अब हम चलते हैं अपने जीव विज्ञान में। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाम क्या दे रहा है, आप सब बताइए कि हमारे जो बायोलॉजी क्लास 12th का जो बायोलॉजी है उसका पहला चैप्टर क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो ये बात आपको अब समझ आ रही है। पुष्पी पादपों यानी कि पुष्प जो है वो प्लांट का होता है, पादपों में होता है। तो यानी कि हम यहाँ किसका बारे में पढ़ रहे हैं? तो बॉटनी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या? बॉटनी, ठीक है। याद रखना, वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं, किसमें? बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में बॉटनी के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन चैप्टर के नेम पर फुल फोकस करिए, तब आपको समझ में आएगा। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन क्या है? ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो पुष्पी पादप हैं यानी कि जो प्लांट हैं, जो उसमें फूल होते हैं, जिसे आप सब जानते हैं कि अपना प्यार का इजहार आप वही पुष्प से करते हैं। तो वो जो फूल है उसके बारे में जब हम क्या करेंगे बताइए आप सब, जब हम पढ़ते हैं तो वो किस में आता है? पादप में। यानी पादप का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? वनस्पति विज्ञान। अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है? जो पुष्प हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है कि उनमें, पुष्पी पादपों में
जो लैंगिक जनन होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है पुष्पी पादपों में, यानी कि जो पादप के पुष्प होते हैं उनमें जो जनन की प्रक्रियाएं होती हैं, कैसी जनन की प्रक्रियाएं, जो लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमें इसका चैप्टर के नेम से अर्थ पता चल गया कि हमें पुष्पी पादपों में यानी पादप के फूल में जो जनन की प्रक्रिया होगी, कौन सी, लैंगिक जनन, उसी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, ये बात आप समझ में आ गई। अब जनन क्या है, तो पहले देखते हैं जनन। जनन है क्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन है क्या, जनन क्या होता है, पहले ये चीज़ समझिए। तो जनन प्यारे साथियों क्या है, तो जैसे आज हम यहाँ खड़े हैं, आप मुझे देख रहे हो या हमारे जो भी साथी लोग देख रहे हैं, तो वो किसकी देन है, आपके पिता की देन है, आसानी से बात है, आपकी माता की देन है। आप अपने माता से आए, मम्मी से आए, पापा से आपका निर्माण हुआ। तो यानी कि जनन इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या, रिप्रोडक्शन, या जिसे हम कहते हैं सेक्स। ठीक है, आप लोग जानते हैं, इसे हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं। तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन है। जैसे एक गाय है, वो क्या देती है, बछड़ा, तो उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, तब जा कर के वो बच्चा तैयार होता है। हम में ही जैसे शिशु का निर्माण होता है, हम पैदा हुए, आप पैदा हुए, कोई भी पैदा हुआ, कैसे हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, जनन हुआ, तब जा कर के हम सब बने। ठीक है, ये सब जानते हैं। तो जनन क्या प्रक्रिया है, जिसमें अपने ही जैसे संतान का निर्माण किया जाए। कैसे, अब जैसे अपने ही जैसे, पहले परिभाषा सुन लीजिए, जब अपने ही जैसे संतान या संतति का निर्माण किया जाए उसे हम जनन कहते हैं। अब आप कहेंगे समझाइए थोड़ा अच्छे से, तो समझिए, अपने जैसे संतान का निर्माण करने का मतलब, जैसे हम आदमी हैं तो आदमी ही तो पैदा करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि कुत्ता पैदा कर देंगे या कुत्ता में आदमी पैदा हो जाएगा। होगा ऐसे, आप सब बताइए, कमेंट जरूर करना, होगा ऐसा। आप कभी सुने कुत्ते के बच्चा एक मानव पैदा हुआ, नहीं सुने होंगे। हाथी का बच्चा मानव पैदा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं सुनेंगे। जो जिस जाति का है वो उसी जाति का क्या करेगा, उसमें बच्चा होगा। जैसे हम मानव जाति के हैं तो मानव ही तो हम बच्चा करेंगे, ना कि हम कुत्ता बच्चा अगर जनन करेंगे तो कुत्ता हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ना हम कुत्ता के साथ ही जनन करेंगे कि उसमें मानव हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही क्या है, जनन है, कि अपने ही जैसे संतान का निर्माण करना ही जनन कहलाता है। अब आप कुत्ते और आदमी का जनन करा दोगे, रिप्रोडक्शन करा दोगे, कुत्ते में आ जाएगा मानव, अरे भैया हमारा पैदा हो गया, अरे लल्ला, अरे भैया, सब कहीं अरे कुत्ता है, हटा यार। तो कुत्ता ही पैदा होगा, पहला पैदा होगा किसमें, कुत्ते में, जब कुत्ता जनन करेगा। अब आप अगर हम सब जनन करेंगे, यानी कि मानव जनन करेगा, तो क्या पैदा होगा, भाई शिशु पैदा होगा, मानव का बच्चा पैदा होगा। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि अपने जैसे संतान का निर्माण करना जनन कहलाता है। ऐसा नहीं है कि कुत्ता आप पैदा कर दिए, बिल्ली पैदा कर दिए, ऐसा नहीं होगा। आप ऐसे सुने होंगे, नहीं सुने होंगे। तो अपने ही जैसे संतान का निर्माण करना जनन कहलाता है। क्या, अपने ही जैसे संतान का निर्माण करना जनन कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या है, अपने ही जैसे संतान का निर्माण करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अपने ही जैसे संतान का निर्माण करना जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए जैसे कि जनन क्यों किया जाता है, जनन क्यों किया जाता है, भाई जनन क्यों किया जाता है, समझ लीजिए, जनन क्यों, यानी कि जनन क्यों किया जाता है। तो आप ये बताएंगे किसी को, या जैसे आप हमसे पूछ लिए जनन क्यों किया जाता है, तो हम यही बताएंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को चलाने के लिए हम जनन करते हैं। मतलब पीढ़ी को चलाने के लिए हम क्या कहते हैं, जनन करते हैं। कि एक पीढ़ी जब आई तो वो शादी करेंगे,
फिर उनका बच्चा होगा, फिर वो दूसरी पीढ़ी चलाएगा, फिर उसका शादी होगा, फिर वो तीसरी पीढ़ी उसका बच्चा चलाएगा। तो ये क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, जनन करते हैं। यानी मानव जाति को बनाए रखने के लिए हम जनन करते हैं। अब जैसे कोई भी कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कोई भी हाथी, गाय, भैंस, जो भी चीज़ें हैं, इनमें जनन क्यों होता है, क्योंकि इनकी जातियाँ बने रहें, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी जातियाँ बने रहें, इसीलिए जनन करते हैं। आप सीधे बताएंगे, कोई भी जाति इसलिए जनन करता है, कोई भी जीव इसलिए जनन करता है ताकि वह अपनी जाति को निरंतर बनाए रखे, वह व्यवस्थित रूप से अपने जाति को बनाए रखे। जैसे मान लीजिए, अगर आप जनन नहीं करते, हम नहीं करते, कोई भी नहीं करता मानव, तो जब बच्चा नहीं होगा तो यानी कि जैसे एक पिता है ना, अब मान लीजिए रामू, समझ लीजिए राम नाम का कोई लड़का है, ठीक है। अब क्या किया, ये क्या है, राम नाम का लड़का है, अब ये जनन नहीं किया, तो ये जब कितना हो गया, 90 साल का हो गया, तो आप कहेंगे इतना साल जिए, अरे भाई जी गया, राम नाम का लड़का है, बहुत बढ़िया है, तो ये 90 साल जी गया। अब 90 साल बाद जब ये मर गया, तो अब कोई मान लीजिए पृथ्वी पर यही अकेला है, यही एक अकेला क्या है, मानव है, ठीक है, अकेला क्या है, मानव है। अब यहाँ कोई बचा नहीं बचा, यानी कि मानव की जात क्या हो गई, खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई, क्योंकि इसने क्या नहीं किया, जनन नहीं किया, रिप्रोडक्शन नहीं किया। अगर ये जनन करता तो हो सकता है उसके 3 बच्चे हो जाते, राम, एक का नाम रख देता, एक का नाम श्याम रख देता, एक का नाम क्या रख देता, कलश रख देता, लड़की होती है उसको कलश, ठीक है। तो इसके 3 हो जाते, फिर इसके 3, 10, 15, ऐसे ऐसे 15 करोड़ ऐसे ऐसे आबादी बढ़ जाती, यानी कि मानव की जात तब क्या होती, बनी रहती। मानव यहाँ पर आपको दिखाई देते, लेकिन इसने जनन नहीं किया, तो आपने देखा क्या हुआ, एक ही आदमी बचा था इस पृथ्वी पर, वो खत्म हो गया, यानी कि मानव की जाति आपको तब नहीं देखने को मिली। क्यों, क्योंकि जनन नहीं किया गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जनन इसलिए किया जाता है कि कोई भी जीव अपनी जाति को बनाए रखे। जैसे मान लीजिए, अब हम हैं, आप हैं, आप हमारे आपकी शादी हुई, अब आप सब जनन नहीं करोगे, यानी कि बच्चा नहीं होगा, तो फिर हम सब ही यहाँ पर हैं, जब हम सब मर जाएंगे तो कोई आगे नहीं है, तो क्या होगी, मानव जाति खत्म हो जाएगी। भाई जब कोई आगे पैदा ही नहीं हुआ, कोई आगे बना ही नहीं, तो कौन बचा, मानव जाति यानी खत्म हो गई। अब एक कुत्ता है, कुत्ता का बच्चा, मान लीजिए कुत्ता है, अब उसने जनन किया, उसका बच्चा हुआ, अब उसका बच्चा जनन नहीं कर रहा है, ऐसे सभी जितने कुत्ते के बच्चे हैं वो सब जनन नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनसे उनका बच्चा नहीं हो रहा है। तो यानी कि अब क्या होगा, अगली पीढ़ी में आपको कुत्ते की जाति खत्म होने को नजर आएगी, क्योंकि आदमी अगर क्या यहाँ हर समय रहता है, नहीं, किसी न किसी दिन तो मरेगा, चाहे 120 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, लेकिन मरना उसका निश्चित है। यही क्या है, एक सजीव की मान सकते हैं, एक सजीव की विशिष्ट लक्षण होता है, एक सजीव का एक निर्धारित ये लक्षण है कि जो सजीव होता है उसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होगी ना, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे जो भी जीव हो, वो अगर जन्म लिए हैं तो कभी ना कभी वो मरेंगे ना। तो अगर वो जनन नहीं करेंगे तो अगला उनका पीढ़ी कोई चलाने वाला होगा नहीं। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में ही कोई, मान लीजिए आपके पास पड़ोस में है, उनको बच्चा नहीं हुआ, तो देख सकते हैं उनकी अगली पीढ़ी नहीं चलती ना, नहीं चलती, वो अपना ज़मीन जायदाद बेच देते हैं, क्योंकि अगली पीढ़ी उनका कोई चलाने वाला नहीं है। या तो वो बच्चा खरीदते हैं, या तो वो कुछ ना कुछ काम करते हैं ना। अगर उनके पास बच्चा नहीं है तो उनका जो अगली पीढ़ी है, यानी कि उनको सहारा देने वाला, उनका जो घर दुआर खेत बाड़ी देखने वाला उनका बेटा ही होगा। अगर उनको बेटा नहीं हुआ तो उनका अगली पीढ़ी नहीं चलेगी, तो अपना हर ज़मीन वमीन जायदाद बेच देते हैं, फिर मर जाते हैं, यानी कि उनकी जो पीढ़ी थी वो ख़त्म हो गई, उनका जो ख़ानदान है वो ख़त्म हो गया। तो वैसे ही अगर हम जनन नहीं करेंगे तो जो मानव की जाति होगी वो समाप्त हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम जनन करते हैं ताकि हमारी जाति बने रहे निरंतर। कोई भी जीव इसलिए जनन करता है कि उसकी जाति निरंतर बनी रहे, ठीक है। अब इसका आपको आंसर मिल गया कि अपनी जाति को बनाए रखने के लिए कोई भी जीव जनन करता है, ठीक है। अब जनन जो है वो 2 प्रकार से होता है, ठीक है, याद रखना। जनन के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से, एक होता है लैंगिक जनन,
लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या है? तो जिसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है। पहले सुन लीजिए, जिसमें दो जीव मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। एक नए ऐसे समझ लीजिए, चलिए ऐसे कहते हैं, जिसमें दो जीव मिलकर एक नए संतान, या कह सकते हैं जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं संतान का, या कह सकते हैं जीव का, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, संतान का, एक नए संतान का या जीव का निर्माण करते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, मानव हो गया, यानी मनुष्य, हाथी, कुत्ता आदि। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, लैंगिक जनन करते हैं, यानी इसमें दो जीव मिलकर के जनन करते हैं। अब वो दो जीव कौन कौन से होंगे? तो एक नर होगा, एक मादा। क्या होगा? एक नर होगा और एक मादा होगी। मतलब एक नर एक मादा, एक फीमेल एक मेल, दोनों मिलकर के इसमें जनन करते हैं। इसमें दो विपरीत लिंग वाले होते हैं, एक नर एक मादा, यानी कि एक स्त्री एक पुरुष मिलकर के क्या करते हैं, लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। इसीलिए हमने लिखा दो जीव मिलकर के, और दोनों जीव लिंग के आधार पर विपरीत लिंग वाले होते हैं, यानी कि दोनों जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा। एक दूसरे से ये जीव क्या होते हैं, एक दूसरे से ये जीव लिंग के आधार पर विपरीत होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं। ठीक है, इनका जो अगले जीव का लिंग रहेगा वो अगले जीव का लिंग चेंज रहेगा, यानी कि उसका मेल है तो उसका फीमेल रहेगा, तभी उनमें रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, इसमें इसका उल्टा होता है। इसमें एक जीव ही क्या करता है, नए जीव का निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया आदि। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कॉपी का काम करते हैं। जैसे देखेंगे झेरॉक्स देखिए है ना, झेरॉक्स। जैसे ये मान लीजिए ए है, तो इससे क्या बन गया, दो ठे बन गया, ऐसे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ए बन गया। ठीक है, ये है इनमें जनन करने का तरीका, कौन सा, अलैंगिक जनन। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए कि अलैंगिक जनन क्या है, जिसमें एक ही जीव नए जीव का निर्माण करता है। जैसे क्या है, बैक्टीरिया हो गई, जो जीवाणु हैं, जो विषाणु हैं, ये कॉपी कर देते हैं। जैसे आप लोग जाते होंगे जन सेवा केंद्र पे, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी लेके जाते दे देते हैं, तो झेरॉक्स कर देते हैं, उसका कॉपी कर देते हैं। तो वैसे ही ये क्या करते हैं, अपनी कॉपी बना देते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई है। तो ये क्या है, अलैंगिक जनन का तरीका है कि इसमें जीव अपनी कॉपी कर देते हैं, अपना झेरॉक्स कर देते हैं, अपने ही जैसे नए जीवों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो ये है अलैंगिक जनन और ये है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नया जीव बनता है, जैसे हम सब हो गए, कुत्ता बिल्ली, ये सब लैंगिक जनन करते हैं, और जो बैक्टीरिया जीवाणु हो गए वो सब अलैंगिक जनन करते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई और जनन भी आपको समझ आ गया। अब आता है हमारा क्या,
आप सब लैंगिक जन्म में जानते रहिएगा, दो जीव रहते हैं और दोनों जीव एक दूसरे से लिंग के आधार पर विपरीत रहते हैं, यानी एक मेल रहेगा एक फीमेल रहेगा। ठीक है, अब ये बात आपको समझ आ गई। अब हम आएंगे अपने चैप्टर पर, अब आपको समझ आएगा। तो पहला अब इसमें हमारा हम समझ गए लैंगिक जनन क्या है, जनन क्या है। जनन को ही हम दूसरे शब्दों में प्रजनन कहते हैं। ठीक है, जनन को ही हम प्रजनन कहते हैं। शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनका अर्थ वही है जो हमने बताया। ठीक है, जनन को ही हम प्रजनन भी कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, पुष्प क्या होता है, फ्लावर, पुष्प, या जिसे हम क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। देखिए शब्द दो हैं लेकिन इनका अर्थ वही है। ठीक है, एक ही अर्थ है। अब देखिए पुष्प या फूल, अब ये तो मामला आप सब जानते हैं। तो पुष्प या फूल क्या होता है, तो आप अपना विचार, अपना प्रेम, अपना भावना व्यक्त करने के लिए फूल लेते हो। बता दें, अब आप सब कॉलेज के दिनों में आप सब गए हो स्कूल, मतलब आप सब तो अभी 12th में हो, जैसे आप इसके बाद कॉलेज में जाओगे, अभी भी मतलब स्कूल में कुछ लोग ऐसे हैं करते हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, समझाने का तरीका थोड़ा ढूंढ रहे हैं। अब देखिए, अब आप सब क्या करते हो, गुलाब लेते हो। अब किसी लड़की के पास जाते हो, कहते हो देखो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुमको दिल दे बैठे हैं, लो आई लव यू ना, ऐसे करते हो। अगर ऐसा करोगे चप्पड़ पड़ेगा, इसे एकदम तान के खड़े हो ऐसे दो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, गुलाब लेके जाते हो। रोज डे सुने होंगे आप, रोज डे को लोग अपने क्या जानम सोना जो जिसको कहते हैं उसको ले जा करके क्या देते हैं, गुलाब देते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने दिल में रखता हूँ। तो ये सब भावना। अब देखिए आप जो है फूल क्यों देते हो, तो फूल इसलिए देते हो ताकि लड़की हमारे प्रति अट्रैक्शन हो जाए, पट जाए ना, सही है कि नहीं। आप सब दिए भी होंगे, कुछ हमारे भाई दिए भी होंगे। ठीक है, कुछ हमारे भाई दिए होंगे क्या, फूल। ठीक है, कुछ हमारे भाई फूल दिए होंगे। अब आप सब जानम सोना को क्या करते हो, फूल देते हो। क्यों देते हो, क्योंकि वो हमारे प्रति अट्रैक्शन हो, यानी कि वो फूल ले लेगी। और फूल किस लिए दे रहे हो, क्योंकि फूल उसे अट्रैक्शन करेगा अपने ओर। और जब वो फूल ले ली मतलब हमारा काम बन गया। और गांव में हम गए, भैया हम फूल लेके आए हैं, अरे भाई पार्टी करो पार्टी करो, लो भाई पार्टी हो गया, हमें भी मिलेगा पार्टी। नंबर तो हमारे चैनल पे है, आप सब हमें भी पार्टी दीजिएगा, लेकिन हमें नहीं देंगे, आप सब जानते हैं। तो ये है फूल का मामला, ये फूल का महत्व है कि अब देखिए भगवान के पास भी आप जाते हो, प्रेम को व्यक्त करते हो, भगवान जी मैं आपसे बहुत मतलब आप प्रेम करते हो, इसीलिए क्या करते हो, फूल चढ़ाते हो। नेता लोग आते हैं, जैसे हमारे घर पे भैंस वगैरह होता है, सिकड़ा उकड़ा नहीं बांध दिया जाता, वैसे नेता वगैरह को फूल ही गाज दिया जाता है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये फूल जो है ये प्यार, जान लीजिए प्रेम वाला सब मामला है कि जानम सोना, नेताजी, भगवान जी, सबको मतलब ये क्या करता है, अपने प्रति अट्रैक्शन करता है। और उसे हम क्या कहते हैं, फूल या पुष्प कहते हैं। अब ये पुष्प जो है यहीं तक नहीं सीमित है, जब लोग मर भी जाते हैं, जिसे कहते हैं मुर्दा, गड़दुर्दा, मुर्दा, जिसे हम कहते हैं मुर्दा हो गया है, उसको भी फूल चढ़ाया जाता है। अब मेरा एक भाई है जो है वो कह रहा है, सोच रहा है उसके मन में कि मतलब मुर्दा है तो उसको जिंदा करने के लिए चढ़ाया जाता है। नहीं भाई, वो भगवान को मतलब साक्षी मान करके कि इस फूल शुद्ध होता है तो उन्हें पर चढ़ाया जाता है ताकि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, इसलिए चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि फूल चढ़ाने से कोई जिंदा है, कोई मर गया है कोई जिंदा हो जाएगा, मतलब वो मरा है फूल जैसे चढ़ाया जिंदा हो बैठ गया, ऐसा नहीं होता। उसकी आत्मा को शांति देने के लिए लोग अपने अनुसार विचार को व्यक्त करते हैं फूल से कि भगवान उनकी आत्मा को शांति देंगे। तो ये फूल का मामला आप सब समझ गए हो, जानू सोना, यहाँ सब भी आप फूल दे करके आए हो, हर जगह फूल का काम है। और फूल अभी आप देखेंगे कभी कभी आप गुस्से में हैं या कुछ आपको आपका मन नहीं सही है तो आप फूल उठाकर सूंघते हो, हाँ आनंद मिल गया, एकदम सुकून, स्वर्ग पधार गए। आप सब करते ही नहीं। तो ये है पुष्प का महत्व। अब उसी पुष्प के बारे में हमें इस प्लांट में पढ़ना है, पादपों में पढ़ना है कि जो पादप का पुष्प है वो आखिर वो है क्या, वो पुष्प, वो फूल, उसके बारे में हमें पढ़ना है।
तो आइए हम पढ़ते हैं। आज हमारा इसी का टॉपिक रहेगा, फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें बेसिक चीज़ें भी इंट्रोडक्शन आपको दिया। अब देखिए पुष्प क्या है, तो पुष्प पहले बात तो पादप का क्या है, पादप का जनन अंग है। क्योंकि पादपों में जैसे हमारा लिंग होता है ना, उससे जनन होता है, वैसे ही पादपों में जनन इनसे होता है। किससे? फूलों से, पुष्पों से, ठीक है। ये क्या है, ये जनन अंग है इनका, जैसे हमारा जनन अंग होता है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है पुष्प जो है, पुष्प प्रारोह का रूपांतरण है। का क्या है? रूपांतरण है। रूपांतरण मतलब परिवर्तन से बना है, बदलाव हुआ है उसी में, ठीक है। अभी हम समझाएंगे आपको, ध्यान से सुनिए। जो पुष्प, मैंने कहा पुष्प प्ररोह का रूपांतरण है। जो ये है पेड़, अब पेड़ से आप देखते हैं ये निकलता है ना, ये क्या है, ये प्ररोह है। क्या है? ये प्ररोह है। अब यही प्ररोह से क्या निकलता है? पुष्प। क्या निकलता है? पुष्प, फूल निकलता है। क्या? फूल। यानी कि फूल या पुष्प किसका रूपांतरण है? किससे फूल या पुष्प बना? तो प्ररोह से बना है। किससे? प्ररोह से क्या बना है? पुष्प बनता है, फूल बनता है। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। इतना बात आप लोग जान लीजिए। पादप का जननांग है क्या? पुष्प। क्या है? पुष्प है, फूल है, पुष्प, ठीक है, पुष्प है। और पुष्प क्या है? प्ररोह का रूपांतरण है, यानी पुष्प जो है वो प्ररोह से बना हुआ है। जैसे देखिए दूध से हम दही बनाते हैं, यानी कि दूध का रूपांतरण दही होता है, तो वैसे ही प्ररोह का रूपांतरण पुष्प होता है। पुष्प प्ररोह से बना होता है। आप ये बात आप समझ गए, ठीक है। नहीं भी समझे तो फिर से समझ लीजिए। जैसे हम क्या करते हैं, दूध से घी प्राप्त करते हैं, यानी दूध का रूपांतरण घी है, कि हम दूध से ही घी निकालते हैं। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, प्ररोह से ही पुष्प बनाते हैं। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखेंगे पुष्प की संरचना। क्या देखेंगे? पुष्प की संरचना। आखिर पुष्प का संरचना कैसे है। अब आप पे यही गाना चलता है कि जब लोग जाते हैं पुष्प लेकर के, दिल का मामला है दिलवर, दिल का मामला, दिल का मामला है दिलवर, दिल का मामला। तो वो गाना, वो सॉन्ग दिल में चलने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसके बाद आप लोग जाते हैं और पुष्प का आई लव यू बोल करके वहाँ आ जाते हैं। कई कई भाई जन हमारे ऐसे हैं कि ऐसे मुँह छुपा के बोलेंगे। अब कई कई ऐसे हैं कि ऐसे फूल देने गए, अचानक से फूल टूट के गिर गया, डंठल दे दिए और खूब परी मार, चप्पड़ जूता जवन पाऊ, ढेला सेला, कूची ऊँची वही पीटे हो। अब गैन घरे, पापा हमार यही हम गिर गवा नाली में, ऐसा बहाना करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे पुष्प की संरचना। क्या देखेंगे? पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना क्या देखेंगे? पुष्प की संरचना। अब कई कई लोगों को तो ये फूल 240 वोल्टेज का करंट दे देता है। करंट लोग समझ रहे हैं ना, ये लोग लाते जूता पड़ा है, ठीक है। जो जिनका पटरी नहीं खा पाया, फिर वो जूता चप्पल से बात हो जाता है, ठीक है। तो ये है। अब हम देखेंगे पुष्प की संरचना, फूल की संरचना। अब देखिए, चलिए अब ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम स्टार दे रहे हैं। आप लोग जो भी डायग्राम यहाँ पर है, हम ऐसे स्टार लगाएंगे, उसको आप एक अलग से डायग्राम बनाने की कॉपी आती है, उसको ले लीजिए। उसमें 12th का जितना भी बायोलॉजी का डायग्राम है उसमें बना कर रखिए। आपका 5-10 नंबर चित्र से ही आपका कंफर्म हो जाएगा। चित्र से ही मतलब चित्र पूछता है, डायग्राम पूछता है 5-10 नंबर का,
आपका उसमें मिल जाएगा आपको। 1-1 रुपए का सिक्का आप जब जुटाओगे तो बहुत बड़ा बनेगा। तो वैसे 1-1 नंबर जब जुटाओगे तब जाकर के आपका पूर्णांक का नंबर मिलेगा आपको। 70 में से 70 30 स्कूल से पूरे 100 पाएंगे हम लोग क्या बायोलॉजी में। आप लोग मेरा एक ये भी सुन लीजिए, टुनुक टुनुक धुन टुन्ना सुनो बावड़ी मुन्ना, मैथ वाले बच्चे भी बायो पढ़ने आएंगे मुन्ना। देखिए आप लोग ये बात सुन लीजिए, भाग्य से कर्म नहीं बदलता, भाग्य से कोई कर्म नहीं बदलता बल्कि कर्म से भाग्य बदलते हैं। आप अगर सोच रहे हो कि हमारा नसीब में है पास होना, तो फिर हो भी जाओगे ऐसा। जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं, कर्म नहीं करोगे तो हो भी जाओगे। आप सब जानते हो कैसा पास होगे, 0-0 वाला मार्क्स मिलेगा। जब आप कर्म करोगे पढ़ोगे लिखोगे तो आप जानोगे कि हाँ मेरा नसीब में है पास होना। फेल तो नहीं होंगे लेकिन पक्का है पास होंगे, अब चाहे जितने नंबर से हों। ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा कर्म करेंगे बढ़िया से तो और अच्छा नंबर आएगा। अब संरचना देखिए, ठीक। आप सभी बनाइए, चलिए। आप सभी बनाते रहिए डायग्राम अपनी कॉपी में, मैं भी यहाँ बना रहा हूँ। देखिए आप सभी को एक चीज़ बता दूँ, बायोलॉजी में ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसमें आपके कला का प्रदर्शन होता है, नहीं। बस ये रहना चाहिए कि चीज़ें वहाँ पर दर्शा दीजिए, चाहे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो चल जाएगा, बस वहाँ पर आप दर्शा के आइएगा ये चीज़ यहाँ पर होता है, ठीक है। इसमें डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको मतलब डायग्राम अच्छे से बना करके आना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। इसमें कोई कला का प्रदर्शन नहीं किया जाता है, ठीक है। ये बात आप जानते रहिए, ठीक है, ये बात आप जानते रहिए। अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए ये क्या होता है, फिर ये क्या होता है, तो चलिए देखते हैं ये क्या है। ये दल है, क्या है, दल, जिसे हम क्या बोलते हैं, पंखुड़ी, पंखुड़ी, ठीक है। एक मिनट, पंखुड़ी, ठीक है, ये सही है। अब ये क्या है, ये बाह्य दल है, बाह्य दल, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है, सुनते रहिए ध्यान से, ये है पराग कोश, ये क्या है, ये है तंतु, ये जिसे हम कहते हैं कुतंतु, ठीक है। ये क्या है, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र, ये क्या है, ये वर्तिका है। फिर ये क्या है, ये आपका बीजांड है, ये बस नाम याद रख लीजिए, सब चीज़ें बताएंगे। ये क्या है, ये अंडाशय है, ठीक, ये अंडाशय है। ये क्या है, ये पुष्पवृंत है, जो आप पकड़ करके देते हो, ठीक है, पुष्पवृंत। ये क्या है, पुष्पासन, जिसपे पुष्प बैठता है, पुष्प का आसन है। ये क्या है, पुष्पासन है, जिस पर पुष्प बैठता है। जैसे हम लोग कुर्सी पे बैठते हैं तो कुर्सी हमारा क्या होता है, आसन होता है, जिस पर हम बैठ जाएं, वो क्या है, हमारा आसन है।
तो पुष्प इस पे बैठता है, यानी कि पुष्प का आसन होता है, इसे हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्प वृंत मतलब जो डंठल होता है जो आप पकड़ करके देते हो, वही क्या है, पुष्प वृंत है। जो आप पकड़ करके डंठल देते हो वृंत, जिसे हम कहते हैं पुष्प वृंत। ठीक है, अब इसमें आप चीज़ों को देख लीजिए, सारी चीज़ें हैं। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, फिर उसके बाद ये है, ये तंतु है, ये परागकोश है, ये है दल जिसे हम पंखुड़ी कहते हैं, ये है पुष्पासन जिसपे पुष्प बैठता है, ये है पुष्पवृंत जो डंठल होता है। अब जो दल होता है या पंखुड़ी होता है, ये कैसा होता है, रंगीन होता है। कैसा भाग है, ये रंगीन भाग है। और जो हमारा बाह्य दल है, ये हमेशा कैसा रहेगा, हरा भाग है। ये हमेशा हरा भाग रहता है। कौन सा, ये हमारा जो बाह्य दल है, ये हमेशा हरा भाग रहता है, हरा रहता है। और दल या पंखुड़ी ये रंगीन होती है। अब ये दल या पंखुड़ी रंगीन होती है आकर्षित करने के लिए, इसमें अलग अलग रंग पाए जाते हैं और ये इसमें सुगंध भी पाए जाते हैं, याद रखना। और जो बाह्य दल है ये सुरक्षा करता है किसके, पंखुड़ियों का, फूलों का, जो अंदर का मटेरियल है सब उसका सुरक्षा करता है। ये हरे रंग का होता है बाह्य दल। ये बात आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम में है मेल फीमेल, आप लिंग के आधार पर देखेंगे तो हम दो प्रकार से हमारे अंदर लिंग होता है। एक क्या बताइए आप सब, एक फीमेल एक मेल। तो वैसे ही इनमें भी मेल फीमेल पाया जाता है। तो ये क्या है, देखिए, स्त्री केसर, एक मिनट, पुंकेसर यानी पुरुष, पुंकेसर, और दूसरा क्या, स्त्री केसर, स्त्री केसर। अब पुंकेसर में दो भाग आते हैं, कौन कौन से इनमें, तो इनमें परागकोश यानी परागकोश और जो तंतु है यानी जो कुतंतु है, ये किसके भाग हैं, ये एक पुरुष के भाग हैं। किसके, ये एक पुरुष के भाग हैं। किसके, एक पुरुष के भाग हैं। और जो स्त्री केसर है वो मतलब स्त्री के भाग कौन कौन से हैं, तो स्त्री का भाग कौन कौन से हैं, तो स्त्री का भाग इसमें आप देख सकते हैं 3 ठो है। कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और क्या, अंडाशय। ठीक है, 3 चीज इसमें हैं। याद रखना कि पुंकेसर में 2 ठो हैं, कौन कौन से, परागकोश तंतु, और इसमें 3 ठो हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अब याद रखना कि जो यहाँ पर फूल है उसमें जो भाग आपको दिख रहा है, इसमें हमने बता दिया पुंकेसर, स्त्री केसर। पुंकेसर मतलब पुरुष, स्त्री केसर मतलब स्त्री। अब परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। इतना आप बस जानते रहिए कि परागकोश में ही क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आप जानते रहिए बस। और अंडाशय में क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। इतना जानते रहिए, ठीक है, इतना आप जानते रहिए। और पुष्प से ही हमें क्या प्राप्त होता है, पुष्प से ही हमें क्या प्राप्त होता है, पुष्प से ही हमें क्या प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। यानी फल किससे बनता है, पुष्प से बनता है। याद रखना, पुष्प से ही फल बनता है। ठीक है, जो पुष्प होता है वो फल बनाता है, यानी फल पुष्प से बनता है। ये बात आप याद रखना। अब एक चीज आपको बता दूं कि जब बहुत सारे पुंकेसर मिलते हैं, यानी बहुत सारे पुरुष मिलेंगे, जब बहुत सारे पुरुष मिल जाएंगे, जैसे एक पेड़ है उसमें मान लीजिए 10, 20, 30 फूल हैं, यानी कि बहुत सारे उसमें क्या हैं, उस फूल में पुंकेसर भी होंगे, तो यानी कि बहुत सारे पुरुष के भाग हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तब बोलेंगे जब बहुत सारे क्या पुंकेसर होंगे, यानी कि पुंकेसर या पुरुषों का जो समूह है उसे हम क्या बोलेंगे, समूह। मतलब जब बहुत सारे लोग हैं तो हम कहते हैं ग्रुप है,
यानी कि बहुत सारे, अब जैसे आप लोग का झगड़ा हुआ तो आप कहते हो वो ग्रुप आ रहा है, यानी कि उसमें बहुत सारे लड़के लोग आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो वैसे ही पुरुष का जब समूह आता है, बहुत बहुत सारे पुरुष होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पुमंग बोलते हैं, पुमंग। ऐसे ही जब बहुत सारी स्त्रियां होंगी, स्त्रियों का समूह होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बताइए, जायांग। ठीक है, पुमंग, जायांग। पुमंग किसे कहेंगे, जब बहुत सारे पुरुष का समूह होगा, यानी बहुत सारे स्त्री पुंकेसर होंगे, तो उसे पुमंग कहेंगे। और जब बहुत सारी स्त्री होंगी, यानी बहुत सारे स्त्री केसर होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, बताइए, उसे हम जायांग कहेंगे। इतना आप जान लीजिए। अब वैसे ही इसमें आप समझ लीजिए कि जब बहुत सारे बाह्य दल होंगे, यानी कि बाह्य दल का जब समूह होगा, जब ग्रुप होगा, बहुत सारे बाह्य दल होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बाह्य दल पुंज बोलेंगे। पुंज मतलब समूह होता है, पुंज बोलेंगे। जब क्या होंगे, जब बाह्य दल का ग्रुप होगा, समूह होगा, तो उसे हम बाह्य दल पुंज बोलेंगे। ठीक है, अब जब दल या पंखुड़ियों का क्या होगा, समूह होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यानी बहुत सारी पंखुड़ियां हैं, बहुत सारे दल हैं, दल को हम पंखुड़ियां बोलते हैं, तब उसे हम बोलेंगे दल पुंज। क्या, दल पुंज। पुंज मतलब समूह, यानी पुंज जब लग जाए, यानी जान लीजिए कि बहुत सारे क्या है, दल हैं, बहुत सारी पंखुड़ियां हैं। तो ये चीज़ समझ गए हैं कि दल पुंज किसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारे दल के समूह होते हैं। बाह्य दल पुंज किसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारे बाह्य दल के समूह हैं, यानी बहुत सारे बाह्य दल पाए जा रहे हैं, उसे हम बाह्य दल पुंज कहेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि पुष्प से ही फल बनता है, यानी फल पुष्प से ही बनता है, पुष्प फल का निर्माण करता है। तो ये आज का हमारा क्लास यहीं तक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी क्लास में। बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, हर एक चीज़ों को देख लीजिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हम अगले क्लास में आपको डिटेल में बताएंगे, बढ़िया तरीके से बचाएंगे, आप सभी को बताएंगे। इसको बढ़िया तरीके से आप लोग लिख लीजिए, डायग्राम भी बना लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। प्यार का इजहार जन्म जन्म से आपको करना है। आप कॉलेज में जाओगे तो उसके बारे में बढ़िया से पढ़े रहिए, ताकि सुगंधित पुष्प ले जा करके थमा करके अपना काम बना लो। और वैसे भी हमारे आप साथी हैं, मित्र हैं, तो आप सब तो टैलेंटेड होंगे। जब हम टैलेंटेड हैं तो आप सब तो होंगे होंगे। ठीक है, तो चलिए, ऐसा काम मत करना बकलोल वाला कि पुष्प ले जाएं और आप सब ऐसे पुष्प दो, पता चला लड़की, मान लीजिए आप सब गए ऐसे कुछ स्टाइल वगैरह पोज वगैरह दिए, और पता चला कि मान लीजिए पुष्प है, अब ये पुष्प गिर गया, वही डंठल थमा दिए, लड़की निकाली चप्पड़, पढ़ने लगा, बेइज्जती मत कराना। तो इसीलिए पुष्प को देख करके ले जाना, और पुष्प को बढ़िया तरीके से यहाँ पढ़ना भी। ठीक है, जो चीज़ बढ़िया से पढ़े रहोगे उसके बारे में तुमको टैलेंट होगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छा ये चीज़ की हो, आपके अंदर बहुत टैलेंटेड है, आप बहुत टैलेंटेड हो, यानी कि आपको जानकारी बहुत चीज़ों का है। तो पुष्प के बारे में बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि ये तुम्हारे और उसके बीच में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको बढ़िया लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।